Welcome to Sharat B. More English School online lecture. Good afternoon, student. In previous lecture, you have studied about the protein synthesis and the process involved in the protein synthesis, that is transcription, translation, and translocation. Okay, and then after we have seen which scientists have contributed to find out the triplet codons for the particular amino acids, and we have studied about the different types of the RNA that helps in the protein synthesis. Now see the last paragraph of it. The living organism can the living organism can produce new individuals like themselves due to genes only. अब जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कोई एनिमल करता है अपने जैसा, तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द जीन. जो जीन्स है, जेनेटिक मटेरियल जो जीन्स है, because of that only that living organism produce the living organism like to that organism. उसकी तरह ही जो ऑर्गेनिज्म दिखता है उसकी उसको प्रोड्यूस करने में यही जीन्स ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. And some of those genes are transmitted to the next generation. Some of the genes transferred to the next generation or transmitted to the next generation without any changes. Due to this, some of the characters of parents are transmitted to their offsprings. However, sometimes sudden changes occurs in those genes. Sometimes any nucleotide of the genes changes its position, that causes a minor change which is nothing but the mutation. Okay, now see, here the main sequence of the genes. ये क्या है, जीन्स का कोड का क्या है, मेन सीक्वेंस है. नाउ सपोज दिस वन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कोड. अगर इस तरीके से जो है अनदर कोड से रिप्लेस हो गया, देन देयर इज सम चेंजेस इन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ क्या हो जाता है, चेंजेस होता है. एंड दिस सडन चेंजेस caused by different regions. For example, if suddenly the temperature of any region is becomes very high, or it become very cold, or if there is a exposure to the radiations or to radioactive elements, or there is explosion of the radioactive element, when that person come in contact with the x-rays, gamma rays, etc., then such mutations occurs. तो उस टाइम क्या होता है, ये म्यूटेशंस होता है. ओके, तो जहाँ पे क्या हो जाती है, जीन्स का जो नेचर है, बिहेवियर है, वो चेंज हो जाता है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन. तो व्हाट इज द म्यूटेशन? द चेंज इन द behavior or characteristics of the genetic material because of some regions called the mutation. तो जो इस तरह का अचानक चेंज होता है उसको ही हम म्यूटेशन बोलते हैं. Some mutations may be minor. Minor means जो छोटा, मतलब थोड़ा होता है, कम चेंजेस होता है कुछ. एंड सम मे बी कंसिडरेबल, और कुछ क्या होगा, कंसिडरेबल होगा, या ज़्यादा, यू कैन से कि ज़्यादा चेंजेस होगा. तो सब म्यूटेशन में भी माइनर, ये म्यूटेशन जो है वो थोड़ा सा हो सकता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है. एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया. अब ये जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया जैसा, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो सिकल की तरह हो जाते, हंसिए की तरह हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है ब्लड जो है बॉडी में प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाता है सिकल सेल एनीमिया में. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी,
और इसकी वजह से जो है पैरालिसिस जैसे बीमारियां हो सकती है इस तरह का। क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो अपने आर्टरीज और वेन्स हैं उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने की वजह से उनकी जो फ्लूइडिटी है, बहने की जो कैपेबिलिटी है, दैट reduces, दैट चेंजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज a less supply to the oxygen to the different cells of our body। अपने बॉडी के अलग अलग सेल्स में कम सप्लाई होता है, तो इस तरह का जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने क्या देखा, हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या देखा कि ये ऑफस्प्रिंग में उनके एंसेस्टर से या उनके पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ओके। फिर हमने क्या देखा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस अपनी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, बॉडी को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप के हार्मोन की ज़रूरत होती है। एंड दैट आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स। और वो किससे बने हुए रहते हैं, प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। नाउ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। ओके। हु इज मेकिंग नॉइज? Evolution is the gradual change. Now what is meant by gradual? Slow. Okay. तो ये evolution क्या है? Gradual changes that occurring in the living organism over a long duration. तो evolution का ये definition है, फर्स्ट लाइन, gradual change occurring in the living organism over a long duration। एक लंबे समय से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्लोली स्लोली जो चेंजेस होता है, दैट चेंजेस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। दिस इज ए वे, दिस इज अ वेरी लॉन्ग गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। और ये जो है बहुत ही लंबा, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट अचीव होता है, गेन होता है। ऑल द स्टेजेस इन द चेंजेस अकर्ड इन वेरियस कंपोनेंट्स। और ऑल स्टेजेस में जो चेंजेस होता है वेरियस कंपोनेंट्स में, रेंजिंग फ्रॉम द स्टार्स एंड planet in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। और ये जो चेंजेस है, दिस इज नॉट हैपनिंग ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इट आल्सो टेक्स प्लेस इन द स्टार्स, प्लैनेट्स that are present in the space and biosphere। Formation of the new species due to changes in the specific characters of the several generation of living organism as response to the natural selection is called evolution। अब क्या है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, न्यू स्पीसीज फॉर्म होना, बनना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, जो पहले से मौजूद था उससे क्या होना, न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। 3.5 बिलियन ईयर एगो लाइफ हैज़ बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ। अब अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 3.5 बिलियन ईयर एगो, इतने साल पहले लाइफ हैज़ बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। 3.5 बिलियन ईयर एगो जो है लाइफ प्रेजेंट नहीं थी अर्थ पे। एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट इन द ओशन ऑन द अर्थ and simple type of the organic and inorganic compound may have been formed from those। तो जब लाइफ की बिगिनिंग हुई अर्थ पे तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ सिंपल एलिमेंट, लाइफ के लिए नेसेसरी जो सिंपल एलिमेंट थे, सिंपल जो चीज़ें थी वो ओशन में अवेलेबल थी अर्थ पे। एंड
सिंपल टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी अवेलेबल थे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड में हैव फॉर्म्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दोज सिंपल कंपाउंड। और उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन उन सिंपल कंपाउंड से हुआ ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत ही लंबे समय के बाद। फर्स्ट primitive type of the cells may have been formed from the mixture of the different type of the organic and inorganic compound। जो पहला सेल्स था प्राइमिटिव टाइप, जो एकदम से प्राइमिटिव टाइप और अर्लियर स्टेज का जो सेल था, वो फॉर्म हुआ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से। दे मे हैड बीन सम डिफरेंसेस अमंग द सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। और उसके बाद उसमें सम डिफरेंसेस आया होगा सेल में, जो नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसमें सम डिफरेंसेस आना स्टार्ट हुआ। किसके अंदर? जो सेल्स फॉर्म हुए उसके अंदर इस तरह का डिफरेंसेस स्टार्ट हुआ। सम में हैव shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding, and out of that, according to selection theory, some may have shown good growth, उसमें से कुछ सेल्स में एकदम अच्छा ग्रोथ हुआ, and some are perished, और कुछ क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। At a present, crores of the species of the plants and animals with huge diversity regarding shapes and complexity are present on the earth. But now this time, in present time, crores of the species of the plants and animals having the huge diversity present on the earth. एनिमल डाइवर्सिटीज रेंजेस फ्राम यूनिसेलुलर, जो एनिमल डाइवर्सिटीज है, डिफरेंसेस है, इट रेंजेस, इसका जो रेंज है, यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम टू मैन एंड द जाइंट व्हेल। तो इसका रेंज कहाँ से है? एकदम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट, माइक्रोस्कोपिक एनिमल टू द जाइंट वन। तो नाउ यूनिसेलुलर एनिमल्स अमीबा पैरामीशियम से लेकर और एकदम से जो क्या है, जाइंट एनिमल्स लाइक मैन और इस ब्लू व्हेल जो है। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरेला टू ह्यूज बनियन ट्री। ओके, और जो एनिमल प्लांट है, प्लांट में भी ह्यूज डाइवर्सिटी हम लोगों को दिखाई देती है। उसका भी रेंज यूनिसेलुलर से स्टार्ट होकर जाइंट प्लांट के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल जाइंट बनियन ट्री, जो बहुत ही लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाता है। द लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। अब जो अर्थ पे जो लाइफ जो प्रेजेंट है, वो अर्थ पे एवरीवेयर प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि अगर कहीं पे स्नोई रीजन है तो वहाँ पे लाइफ नहीं है, वहाँ पे भी लाइफ है। ऐसा नहीं कि कहीं पे क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है तो वहाँ पे लाइफ नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन पे भी लाइफ प्रेजेंट है। हिली एरिया हो वहाँ भी प्रेजेंट है, वाटर है उसमें भी प्रेजेंट है। मीन्स अर्थ के ईच एंड एवरी जो रीजन है वहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है। ओके, इक्वेटर पे भी प्रेजेंट है, दोनों जो पोल्स हैं वहाँ भी प्रेजेंट है। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक organisms are present at all the places like air, water, land, rock etc. अब जो ऑर्गेनिज्म है ये अर्थ पे हर प्लेसेस पे प्रेजेंट है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, रॉक हो etc. Humans have shown curiosity about the origin of life and reason for such a great diversity in the life present on the earth since ancient period. Human being ह्यूमन बींग हैव शोन द क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी का मतलब जानने की इच्छा। तो ह्यूमन बींग ने एंशियंट टाइम से ही,
कि अर्थ पे इतनी ज़्यादा ह्यूज वैरायटी के एनिमल और प्लांट मिलते हैं, इसका क्या रीजंस है? उस रीजन को जानने के लिए हमेशा क्या रहा है? क्यूरियस रहा है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी हमेशा रही है, जानने की उसके अंदर इच्छा एंशियंट टाइम से ही है। Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of the gradual development of the living organism is accepted. Okay, अब जो है इसको जानने के लिए कि how the living things came came existent on the earth. Okay, the many theories were put forth, but in all that theories, gradual development of the living organism accepted well. इसको क्या किया गया है? ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। Theories of evolution. Now here we will learn the different theories of evolution. Evolution की अलग अलग कौन कौन सी theories है वो देखेंगे। According to this theory, first living material has been formed in ocean. अब इस थियोरी ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो पहला प्रोटोप्लाज्म है, जो लिविंग मटेरियल्स है, वो सबसे पहले ओशन में फॉर्म हुआ। हाँ, ओशन में बना। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और टाइम के साथ ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। Gradually changes occurred in the unicellular organism, from which larger and more complex organisms were formed. So first the unicellular organisms are formed, then multicellular organisms are formed from that unicellular organism. ऑल दो चेंजेस वे आर स्लो एंड ग्रेजुअल। और ये जो है यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर के फॉर्मेशन में बहुत ही लॉन्ग पीरियड लगा, बिकॉज दैट चेंजेस वे आर वेरी स्लो। और वो चेंजेस क्या था? बहुत ही स्लो था, ग्रेजुअल था, दैट्स वाई इट टेकन वेरी लॉन्ग पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दी चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर्स। और ये जो चेंजेस का ड्यूरेशन टाइम है अबाउट 3000 करोड़ ईयर्स है। एंड डेवलपमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन ऑल अराउंड एंड मल्टी डायमेंशनल, एंड दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसकी वजह से जो क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म existed हुए। Hence, this overall process is called as evolution, which is organizational। और ये जो है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन, जो ऑर्गेनाइजेशनल है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल from the ancestors having the different structural and functional organization is called evolution. So this is a definition of the evolution. What is that? Progressive development of the plants and animals from the ancestors having the different structural and functional organization is called evolution. Now evidences of evolution. अब यह evolution हुआ, उसके evidences, उसके proofs, कि कैसे हमको समझ में आएगा कि दिस एनिमल और दिस प्लांट हैव yes evolved from which plant. So by showing the similarities and showing the differences, we can come to know that this animal may be evolved from this one. Okay, so here we will see the different evidences. Okay, अलग अलग क्या देखेंगे? एविडेंस देखेंगे। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत। ओके, प्रूफ्स, कि क्या क्या प्रूफ्स है। Okay, now observe the figure 1.4, morphological evidences. Morphological evidences. अब ये morphological evidences क्या है? एक्सटर्नल अफेयरेंस में जो सिमिलर दिखाई देते हैं वो उसका प्रूफ। ओके, मतलब एक्सटर्नल अपियरेंस जो हमारे बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है, उस एक्सटर्नल पार्ट को देख करके हम लोग क्या कर सकते हैं?
कंपेयर कर सकते हैं कि ये एनिमल जो है इस एनिमल से इवॉल्व होगा या इस एनिमल से ये बना होगा। मीन्स वो दोनों के एंसेस्टर क्या होंगे जिससे ये दोनों इवॉल्व होंगे, वो सेम होंगे। ऐसा हम लोगों को देख करके, उनके एक स्ट्रक्चर को देखकर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के पता चल सकता है। सी, ओके, नाउ ऑब्जर्व द एनिमल्स हियर। डॉग, डॉग दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे उल्फ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये sheep दिखाई दे रहा है। And here, yes, what happened? Who is talking? Stop talking. Okay, now observe the animals. Now observe their nostrils. Nostrils observe करो तो you will find their nostrils are similar. Okay, now yes, position of eyes. इनकी आँखों का position, and observe the ears of that animals. इनके कान देखिए आप, ठीक है? तो क्या दिखाई देगा कि yes, there is a lot of similarities. Now in next figure, next जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, in that, ओके, ऑब्जर्व द लीफ शेप। लीफ का शेप देखो, एंड फ्रूट्स देखो। यहाँ पे मैंगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चीकू दिखाई दे रहा है, एंड हियर इट इज लेमन। यहाँ पे लेमन दिखाई दे रहा है। तो देर इज सिमिलैरिटीज इन लीफ, वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, positions of the eyes, structure of the nostrils and ear pinnae, and thickly distributed hairs on the body are seen in the animals, whereas similarity in the characters like leaf shape, leaf venation, leaf petiole, etc. occur in case of the plants. अब बहुत सारे वेरियस सिमिलैरिटीज, बहुत सारे सिमिलैरिटीज हम लोगों को एक्सटर्नली दिखाई देते हैं। अब वो किस चीज़ में हम लोगों को एक्सटर्नली दिखाई देते हैं डिफरेंट, जो एक्सटर्नली हम लोगों को किस में डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। अब देखो, सॉरी, सिमिलैरिटीज दिखाई देते हैं उनके माउथ में, सिमिलैरिटीज आइज के पोजीशन में, सिमिलैरिटीज स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल, ये जो ब्लैक कलर का नोज लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। ओके, एंड पीने, जो जो क्या है, एयर पीना है, जो कान है उनके, उसमें इस तरह की सिमिलैरिटीज हमको दिखाई देती है। तो ये सिमिलैरिटीज क्या इंडिकेट करती है, दैट देयर एंसेस्टर्स वॉज सेम, कि इनके एंसेस्टर एक ही थे। ऐसा हम लोगों को क्या है, पता चलता है, एक ही इनका एंसेस्टर था, ऐसा हमको पता चलता है देख करके सिमिलैरिटीज। एंड प्लांट में जो है कैसे पता चलेगा, बाय सेइंग द लीफ शेप, लीफ का शेप देख करके, लीफ का वेनेशन, कि वेनेशन कैसा है, और लीफ का पेटियोल्स देखकर हम क्या है समझ सकते हैं कि इस ये जो प्लांट है इनके एंसेस्टर एक थे। दिस इंडिकेट दैट there are some similarities in those groups, and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestors. Okay, so now observing all these similarities in those groups, we can prove that, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कि दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, कि वो क्या है, एक ही एंसेस्टर से, एक ही पूर्वज, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, जो अपने से पहले वाली पीढ़ियाँ होती है उनसे वो इवॉल्व है। नेक्स्ट वन इज द एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पे, एनाटॉमिकल एविडेंसेस। द एनाटॉमिकल एविडेंसेस आर दोज एविडेंसेस in which the internal structures are same but they have the different functions. ऐसे internal structure where the internal parts are same but they have the different functions, लेकिन उनका functions अलग अलग होता है। तो उनका जो बोनी स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, सेम थिंग्स होता है, लेकिन उनका फंक्शंस अलग अलग होता है। तो दिस also shows that they have evolved from the
सेम एंसेस्टर, इससे भी हमको पता चलता है कि सेम एंसेस्टर्स। नाउ सी first figure 1.5 structures of the bone, human hand. We know that earlier it was leg. जब इंसान जो है दो पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था, जब तक कि वो क्या है, नॉट एबल टू स्टैंड स्ट्रेट, बेंड होकर जब चलता था, दैट टाइम आवर हैंड्स वेयर द लेग्स। तो उस टाइम क्या थे, हैंड्स ही हमारे लेग्स ही हमारे हैंड, हैंड ही हमारे लेग्स थे। और ये कौन से लेग्स थे, फोर लेग्स। फोर लेग्स मतलब माउथ के नजदीक वाला, कौन सा, मुंह के नजदीक वाला। तो ये जो है हैंड्स में कन्वर्ट हो गए। नाउ फोर लेग्स ऑफ द ऑक्स, अब ये फोर लेग्स ऑफ द ऑक्स, ये ऑक्स का फोर लेग्स है। तो हम लोगों को क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है इसमें, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ओके, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में हम लोगों को सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है। यहाँ फिंगर है, फिंगर जो है ऑक्स में जो है आगे हुप्स में कन्वर्ट हो जाता है ये। नाउ पेटेजियम ऑफ द बैट्स, बैट्स का पेटेजियम, जो उसके आगे के जो दो फोर लेग्स थे, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द पेटेजियम। नाउ फ्लिपर ऑफ द वेल्स, जो फ्लिपर्स है वेल का, वो तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेम है। ओके, वी नो दैट मैमेलियंस, मैमेलियंस मालूम है क्या नहीं, दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ओके, ऐसे एनिमल जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, एंड दे फीड द मिल्क टू देयर यंग वंस, और उसमें जो फीमेल्स होती है वो यंग वंस को मिल्क फीड करती है। ओके, तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, मैमेलियन। तो हियर ह्यूमन बीइंग इज मैमेलियन, ऑक्स इज आल्सो मैमेलियन, एंड यू नो दैट बैट, बैट मतलब क्या है, चमगादड़, चमगादड़ भी क्या है, मैमेलियन है। एंड फ्लिपर ऑफ द वेल, जो वेल फिश होती है वो भी क्या है, मैमेलियन है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, और क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि इनके जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, सेम थे, इवन दो yes they have the different functions, like patagium of the bats, it help in the flying. Okay, forelegs of the ox help in the walking. Now yes, hands of the human being use in lifting, pulling, pushing, etc. Okay, so their functions are different but their bony structures are same. This indicate that their ancestors were same, कि उनके ancestor क्या थे, सेम थे। नाउ थर्ड प्रूफ देखने जा रहे हैं हम लोग। अभी तक दो प्रूफ ऑलरेडी देख चुके हैं, मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर, और दूसरा एनाटॉमिकल मीन्स जो बोनी स्ट्रक्चर है उसमें सिमिलरिटी फाइंड आउट करके। नाउ थर्ड इज द वेस्टिजियल ऑर्गेन। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गेन है क्या, दोज ऑर्गेन विच आर विच आर नॉट फंक्शनल इन सम एनिमल, ऐसे ऑर्गन जो क्या है, सम एनिमल्स में फंक्शनल नहीं है, नॉट फंक्शनल, बट एट सेम टाइम दैट सेम ऑर्गन इज फंक्शनल इन सम अदर एनिमल्स, कुछ अलग एनिमल्स में क्या है, वो फंक्शनल है। तो सच ऑर्गेन्स आर कॉल्ड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन। तो दैट ऑर्गन में बी यूजफुल फॉर सम एनिमल बट वेस्ट, ओके, नो यूज इन द अदर एनिमल्स। So such organs are called as the vestigial organ. Means that organ do not have a particular functions. Okay. Now let's read it. Degenerated or underdeveloped useless organs of the organism are called as the vestigial organ. अब degenerated है जो well developed नहीं है, and second thing जो underdeveloped है या पूरी तरह से developed नहीं है, but it is present in the living organisms, in organ of the living organism are called as the vestigial organ. In living organism, sudden development of the new tissues or organ for living in the changing environment is not possible. In living organisms, sudden development of new tissues or organ for living in the changing environment is not possible. Instead, existing organs undergo gradual changes.
अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सडन डेवलपमेंट न्यू टिश्यूज का हो जाए, सडन डेवलपमेंट किसका हो जाए, न्यू टिश्यूज का या न्यू ऑर्गेन का, तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में उससे सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता। उस बदले हुए एनवायरनमेंट में उसको ये सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, you know that the cancer, okay, what happens in the cancer, there is a formation of the unwanted cells। अब उसमें क्या होता है, कैंसर में अनवांटेड सेल्स होते हैं और दे ग्रो इन अनकंट्रोल्ड वे, और वो क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड वे से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इस तरह का न्यू डेवलपमेंट हुआ उस सेल्स में, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हेन there is no on time treatment, that person's डेथ में हैपेंस, तो उस पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से अगर कोई भी नया टिश्यूज उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है तो उसमें उसको सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गेन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, उसके जगह पर जो प्रेजेंट ऑर्गेन है वो धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस होता है। मोस्टली ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर द सर्टन सिचुएशन। However, the same structure under different situations may become useless or even harmful. Such structures begins to degenerate under such situation as per principle of the natural selection। अब जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होता है इन सर्टन सिचुएशन में यूजफुल होता है, लेकिन सम पर्टिकुलर सिचुएशंस में सेम थिंग्स बिकम यूजलेस और इवन बिकम हार्मफुल। तो such structures begin to degenerate under such situation as principle of the natural selection। तो जो ऑर्गेन हार्मफुल होने लगते हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो समय के साथ में, टाइम के साथ में, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे डिजेनरेट होते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। एंड दिस टेक्स थाउजेंड्स ऑफ द ईयर फॉर स्ट्रक्चर टू डिसअपियर, और वो स्ट्रक्चर को डिसअपियर होने में थाउजेंड्स ऑफ द ईयर लग जाते हैं, कई 100 साल लग जाते हैं। सच ऑर्गेन्स आर सीन इन द डिफरेंट phases of the disappearance in the different animals, और ये ऑर्गेन्स डिफरेंट फेजेस में डिसअपियर हो जाते हैं वो अलग अलग एनिमल्स में। Such organs, though non-function in the certain organism, it may be functional in the other organism. It is not vestigial in other organism। तो अगर किसी एनिमल में एक ऑर्गेन वेस्टिजियल ऑर्गेन है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी वेस्टिजियल फॉर अदर एनिमल्स टू। अगर कोई क्या है, if any organ is if any organ is vestigial for a particular organism, so it is not must that it will also be vestigial for other animal. It may be useful for the other animals। Appendix, which is useless to the human, is useful and fully functional organ in the ruminants। For example, here it is explained by giving the example अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स है वो ह्यूमन बीइंग के लिए तो यूजलेस है, ह्यूमन बीइंग के लिए कोई उसका फंक्शन नहीं है, ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी कोई भी फंक्शनल नहीं है, बट दिस इज फंक्शनल मीन्स ये जो अपेंडिक्स है वो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स है लाइक काउ बफेलो, इन लोगों के लिए ये क्या है, यूजफुल है, उनमें ये फंक्शनल है। सिमिलरली द मसल्स ऑफ द ईयर पिना, उसी तरीके से जो ईयर पिना कान के जो मसल्स हैं, ईयर पिना मीन्स ईयर, कान के जो मसल्स हैं, विच आर यूजलेस टू ह्यूमन, ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूजलेस है, मीन्स इसका कोई फंक्शंस नहीं है।
but they are useful in monkey for movements of the ear pinna, जबकि यही ईयर के जो मसल्स है वो मंकी में ईयर पिन्ना के मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं. वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन्स various vestigial organs like tailbones, coccyx, wisdom teeth and body hairs are present in the body of the human being. अब जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट जो वेस्टिजियल ऑर्गन है दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो व्हाट आर दैट वेस्टिजियल ऑर्गन? फर्स्ट वन इज द टेलबोन. टेलबोन को क्या बोलते हैं? कोकिक्स. इसको ध्यान रखने का. टेलबोन को क्या बोलते हैं? कोकिक्स. नाउ विजडम टीथ. जो विजडम टीथ है, अक्ल दांत जिसको बोलते हैं वो. एंड बॉनी हेयर्स. और क्या है? बॉडी हेयर्स. और बॉडी के ऊपर जो हेयर्स है ये सब जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जाम्पल्स है. नाउ देखो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल आपको दिया है. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दैट examples under the vestigial organ in the human being. So what are that for vestigial organ? First one appendix, second one is the coccyx. Okay, जो टेलबोन है, अपेंडिक्स है यहाँ पे दिख रहा है आपको, एंड विजडम टीथ है जो एकदम अंदर आते हैं, और जो ये मसल सेल्स है, ईयर के जो मसल सेल्स है. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट. Now unmute yourself and if you have any doubt ask to me, then I will end the meeting. Is anybody having any doubts? Tell me student, do you want to ask anything? Tell me student, is anybody having any doubt? Okay, now I am ending the meeting and you have to read the lesson first. Okay.